मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन सुनने वालों को भारती का नमस्कार, भारत का भी नमस्कार, चाचा का भी नमस्कार, कल्पना का भी नमस्कार। आज इस जंक्शन पर हम सुनेंगे भारत निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे जी को। जल्दी सुनवाइए ना भारती बिटिया। हमने सबसे पहले ये जानना चाहा कि मतदान केंद्र या बूथ पर मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं क्या होती हैं? सबसे पहले तो मतदाता जंक्शन प्रोग्राम के श्रोताओं को चुनाव आयोग की ओर से नमस्कार। पहली महत्वपूर्ण बात तो ये है कि सभी मतदान केंद्रों पर मतदान कक्ष भूतल पर बनाए जाते हैं, जिससे कोई दिक्कत न हो। सुगमता से मतदान केंद्र में पहुंचने के लिए रैंप बना रहता है। मतदान केंद्रों पर वोटर्स के लिए आने और जाने के मार्ग भी अलग होते हैं। हर मतदान केंद्र पर एक सहायता बूथ होता है, जहां बीएलओ उपलब्ध रहकर वोटर्स को आवश्यक सहायता देता है। दृष्टिबाधित के लिए ईवीएम पर ब्रेल लिपि का अंकन और मूक बधिर मतदाताओं की मदद के लिए मतदान केंद्र पर प्रशिक्षित अधिकारियों की तैनाती। बस आपको मतदान के दिन अपने फोटो पहचान पत्र के साथ आकर मतदान करना है। भारती बिटिया जी, विशेष श्रेणी के वोटर के बारे में भी तो बताया ही होगा। तो आइए सुने क्या बताया है अनूप जी ने। अपने देश में चुनाव के लिए एक कानून है, जिसे हम लोक प्रतिनिधित्व कानून के नाम से जानते हैं। इसी कानून के तहत सर्विस वोटर यानी सेवा मतदाता तय होते हैं। अपने देश में लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950 में 4 तरह के सेवा मतदाताओं का जिक्र है। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी केंद्र सरकार के सशस्त्र बल, इनमें जो लोग काम करते हैं वे सेवा मतदाता हो सकते हैं। ऐसे लोग भी सेवा मतदाता हो सकते हैं जो किसी राज्य के सशस्त्र पुलिस बल में काम कर रहे हों, लेकिन उनकी तैनाती उस राज्य के बाहर हो। अब भारती बिटिया जी, पोस्टल बैलेट तो इन्हीं सर्विस वोटर्स के लिए ही तो होता है ना। आगे इसी बारे में बताया है श्री अनूप चंद्र पांडे जी निर्वाचन आयुक्त महोदय ने। हमारे सैनिक भाई, चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी, देश के बाहर हमारे दूतावासों में काम कर रहे सरकारी अधिकारी या उनके पति पत्नी, ऐसे सभी लोग जो अपने यहाँ जाकर वोट नहीं दे सकते, जहाँ की वोटर लिस्ट में उनका नाम है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये लोग चुनाव में पोस्टल बैलेट, डाक मतपत्र कहते हैं, के माध्यम से मतदान में भाग लेते हैं। इसके अलावा पोस्टल बैलेट पेपर का उपयोग कर वोट देने की श्रेणी में 80 वर्ष के ऊपर के वरिष्ठ नागरिक, 40% की विकलांगता से अधिक दिव्यांगजन और एसेंशियल सर्विसेज के कारण अनुपस्थित लोक सेवक तथा कोविड के रोगियों, इन चारों प्रकारों के मतदाताओं के लिए सरल तथा सहज मताधिकार प्रयोग करने के लिए पोस्टल बैलेट पेपर की सुविधा प्रदान की गई है। आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब अर्थात ELC के कॉन्सेप्ट को 2018 में लागू किया। अनूप चंद्र पांडे जी ने ELC के महत्व के बारे में क्या बताया, आइए सुनते हैं। इसके लिए निर्वाचन में एक विभाग भी है, जिसे स्वीप कहते हैं, यानी सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता। इसी विभाग द्वारा स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब यानी ELC द्वारा मतदान प्रणाली के बारे में शिक्षित किया जाता है। सबसे पहले ELC द्वारा हमारे फ्यूचर वोटर, जिसमें सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी वर्ग के विद्यार्थियों को लक्षित किया जाता है। दूसरा है ELC न्यू वोटर्स, जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के विद्यार्थी हैं। तीसरा चुनाव पाठशाला, जो औपचारिक शिक्षण व्यवस्था से परे होती है। चौथा घटक है वोटर अवेयरनेस फोरम, जो विभागों, उद्यमों और सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं में गठित होता है। इन सभी मंचों के माध्यम से हम अधिक से अधिक वोटर्स तक पहुंचते हैं, उन्हें मतदान के लिए सभी पहलुओं की जानकारी देते हैं। भाइयों और बहनों, मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। जाने से पहले आपको एक वादा करना होगा कि अगले चुनाव में चुनाव के दिन
आप घर से निकलकर जरूर मतदान करेंगे और अपने कीमती वोट से भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे। वाह, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हम धन्यवाद देते हैं निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे जी को। चाचा जी, अभी तो हमारे एक और मेहमान से कुछ और जानकारी मिलनी है। और हमारे ये विशेष मेहमान हैं भारत निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त श्री अरुण गोयल जी। पर उससे पहले ये छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अपने अधिकार की शक्ति का एहसास हमें, इस जिम्मेदारी से अपना गहरा नाता, तो अब समय आ गया अपने सभी लिसनर्स को धन्यवाद कहने का। आपके द्वारा पूछे गए सवालों की लड़ी को हमारे सहयोगी नीतीश अरोड़ा जी लेकर गए भारत के निर्वाचन आयुक्त श्री अरुण गोयल जी के पास। जनता के सवाल हैं तो सुनवाइए, क्या बताया है अरुण जी ने इस बारे में। सबसे पहला प्रश्न, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आदर्श आचार संहिता किस उद्देश्य से लागू की जाती है। आम तौर पर लोगों की विपक्षी दलों या उम्मीदवारों की शिकायत रहती है कि जिस पार्टी की सरकार है उसको एक एडवांटेज मिल रहा है, एक फ़ायदा मिल रहा है, तो उस मकसद से जो माहौल है उसको सैनिटाइज करना, लेवल प्लेइंग फील्ड देना सभी पार्टियों को, और जो पार्टी सत्ता में है, सरकारी कर्मचारी हैं, जो सरकारी तंत्र है, उसकी कोई फ़ायदा ना उठा सके, ये इंश्योर करने के लिए हम आचार संहिता लागू करते हैं। जैसे ही चुनाव आयोग इलेक्शंस अनाउंस करता है उसी समय से ये आचार संहिता शुरू हो जाती है, और जब ये चुनाव प्रक्रिया समाप्त होती है, जो नॉर्मली नतीजे आने के अगले दिन होती है, तब तक ये आचार संहिता लागू रहते हैं। तो किन किन पर ये लागू रहता है आचार संहिता की अगर हम बात करें तो? सरकार, चाहे केंद्रीय सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सरकार या सरकार के द्वारा सपोर्टेड किसी भी रूप में वो संस्थाएं जिनको सरकारी ग्रांट्स मिल रही हैं, उन सब के ऊपर यह आचार संहिता लागू होती है। दूसरा, जो राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं वो और उनके नेताओं के ऊपर, क्योंकि आचार संहिता में कई चीज़ें ऐसी हैं कि कोई भी राजनीतिक दल या नेता एक दिए हुए जो कोड है उससे बाहर ना जाए। तीसरा, निर्दलीय उम्मीदवार या उनके जो पक्ष में कैंपेनिंग कर रहे हैं उन सभी के ऊपर ये आचार संहिता लागू होता है। तो ये एक किस्म से नियम और नियमावली हुई। आम नागरिक इस उल्लंघन की जानकारी भारत निर्वाचन आयोग को कैसे दे सकते? सबसे सरल है कि जहाँ पे चुनाव हो रहा है वहाँ का जो रिटर्निंग ऑफिसर है या उस ज़िले में ज़िला चुनाव अधिकारी होता है, जो नॉर्मली कलेक्टर होता है, हर एक राज्य में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है, उसको या सीधे हमें इलेक्शन कमीशन को दे सकते हैं। हमने एक ऐप शुरू की है, सी विजिल नाम के ऐप है ये, जो कोई भी व्यक्ति कहीं से भी जो भी उल्लंघन हो रहा है उसकी फ़ोटो या वीडियो अपलोड कर सकता है। जहाँ से वो अपलोड करता है उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हमारे पास आ जाता है। तो 100 मिनट के अंदर अंदर हमारे जो दस्ते होते हैं, स्पेशल फ्लाइंग स्क्वाड्स, वो वहाँ पे मौके पे जाके उसकी जांच करके आगे का जो एक्शन होता है वो लेते हैं। और शिकायतकर्ता को गुप्त रखा जाता है? बिल्कुल। भारत निर्वाचन आयोग इन उल्लंघनों का किस तरह से संज्ञान लेता है और क्या कार्रवाई करता है? जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, वो कहता है कि जो भारत में चुनाव होते हैं वो चुनाव आयोग की सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल में होते हैं। तो इसका मतलब है जो भी अधिकारी चुनाव के साथ जुड़े हुए हैं वो उस वक्त चुनाव आयोग के डेपुटेशन में माने जाते हैं। तो उस प्रावधान को लेते हुए कोई भी सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारी या सरकारी संस्थाओं से जो जुड़े हुए हैं उनके ऊपर हम कंसर्न संस्था को लेके डायरेक्ट एक्शन इंश्योर करते हैं। दूसरा, जब कोई भी राजनीतिक दल चुनाव संहिता का उल्लंघन करता है तो एप्रोप्रिएट एक्शन हम सीधा उसके खिलाफ लेते हैं। तीसरा, जो कैंडिडेट्स हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के प्रावधान है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में, डिफरेंट प्रोविजंस के तहत भारतीय चुनाव आयोग उनके खिलाफ एक्शन लेता है। आज इन्फॉर्मेशन के लिए सोशल मीडिया है, न्यूज़पेपर हैं, तो एक वोटर किस तरह से आइडेंटिफाई करे कि क्या सही है और क्या गलत है? आज के समय में जब इतने जगह से आपको न्यूज़ आ रही है तो रेगुलेटर की बजाय सेल्फ रेगुलेशन बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट। हमें सबसे पहले अपना माइंड लगाना चाहिए कि जो हम देख रहे हैं या सुन रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, इसका सोर्स क्या है। सोर्स से पता चलता है कि क्या उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है या नहीं। तो उसके बाद अगर कोई शक पैदा होता है तो हमें उस चीज़ को एक और सोर्स से क्रॉस चेक कर लेना चाहिए।
तो ये हमारी कॉमन सेंस है। जैसे हम बाजार में कोई सामान खरीदने जाते हैं तो हम शक होता है कि इसका भाव ठीक नहीं या इसकी क्वालिटी ठीक नहीं, हम दूसरी दुकान पे भी जाते हैं, दूसरा सोर्स चेक करते हैं। उसी तरह किसी भी विचार को अपनाने के लिए हमने अपना माइंड अप्लाई करना चाहिए, हो सके तो उसके ओरिजिनल सोर्स पे जाना चाहिए। हर एक हमारा नागरिक जो है वो समझदार है, तो सबसे आखिरी टेस्ट है अपनी कॉमन सेंस। अब बात आती है मतदाता सूची की, उसमें नाम रहना या नाम कट जाना, इसकी जानकारी मतदाता को कैसे वो पता कर सकता है? देखिए, मेरा ख्याल है हर एक नागरिक को ये जरूर देख लेना चाहिए, अपने घर पे बैठे अपनी ऐप पे दे सकता है या पोर्टल पे जाके, कि क्या मेरी वोट के जो पर्टिकुलर्स दर्ज हैं वो सही हैं। अगर डिटेल्स में कोई भी आपको कमी लगती है तो हमारी सुविधा है ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। फॉर्म 8 भर के जो भी चेंजेस आप चाहते हैं कोई गलत हैं, उसको विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप अपलोड करें तो वो चेंज हो जाती है। कोई भी चेंज वोटर लिस्ट में आपके प्रति अगर होगी तो आपको मोबाइल के थ्रू SMS या ईमेल के थ्रू जानकारी मिलेगी। जो ये नहीं कर सकते वो ऑफलाइन में हर एक एरिया का BLO है, उसको आप ऑफलाइन फॉर्म भर के दीजिए, वो ठीक करा के आपको देगा और उसको आप फिर चेक ऑनलाइन भी कर सकते हैं। निर्वाचन पहचान पत्र पाने के लिए मतदाता आवेदन किस प्रकार कर सकते हैं? देखिए, जो कोई अपनी नई वोट बनाता है, पहली बार वोटर लिस्ट में आता है, तो एपिक कार्ड उसको ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है, या तो बाय पोस्ट पहुंचेगा या BLO उसके पास पहुंचा देता है। जिनकी वोट बनी हुई है और वो अपना एपिक कार्ड बनवाना चाहते हैं तो वो फॉर्म 8 भर के वो ऑफलाइन भी भरा जा सकता है, ऑनलाइन भी भरा जा सकता है, और हमारी एक और सुविधा है ई-एपिक भी वोट जनरेट कर सकते हैं। सर, अगर वोटर स्लिप ही नहीं मिलती है वोट डालने के लिए तो उसके बाद मतदाता के पास क्या विकल्प रहता है? देखिए, ये एक ना वहम है कि वोटर स्लिप के बिना आप वोट डालने नहीं जा सकते। अगर आपने अपना ऑनलाइन देख लिया डिटेल तो आपको पता है कि मेरा ये पोलिंग स्टेशन है, ये मेरा पोलिंग बूथ है। हर एक पोलिंग बूथ के बाहर हमारा फैसिलिटेशन सेंटर होता है जहाँ से आपको वोटर स्लिप मिल जाती है। अगर वो भी वोटर स्लिप नहीं है मान लीजिए, तो आप सीधे लाइन में खड़े हो सकते हैं। तो जैसे ही आप कमरे के अंदर जाते हैं वोट डालने के, जो हमारा सबसे पहला कर्मचारी होता है, उसको जब आप अपनी ID देंगे तो अपने आप को बिना वोटर स्लिप के वो वोट डालने के लिए आपको आगे बढ़ाएगा। जो युवा हैं और जो फर्स्ट टाइम मतदाता बनना चाहते हैं, उनके लिए क्वालिफाइंग डेट के बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, पहले प्रावधान ये था कि हर एक कैलेंडर ईयर की 1 जनवरी को जो 18 साल का होगा उसकी वोट बनाई जाएगी। अब हमने इसको चेंज करके क्वार्टरली कर दिया है, मतलब 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। बहुत सारे युवा जो उस साल में अगर चुनाव होते थे तो अपनी वोट मिस कर जाते थे, अब वो 4 बार अपनी क्वालिफाइंग करके वोट डाल सकते हैं। EVM के साथ आजकल VVPAT को जोड़ दिया है। कितने समय के भीतर ये VVPAT जो है उस पर ये जानकारी देखी जा सकती है कि वोट उसी कैंडिडेट को मिला है जिस पे दिया गया है? जैसे ही हम बैलेट यूनिट पे बटन दबाते हैं तभी उसका प्रिंट निकलता है, जो लगभग 7 सेकंड तक रहता है। आप देख सकते हैं कि आपने जिस चुनाव चिन्ह के ऊपर वोट डाली क्या वही प्रिंट निकला है। जैसे ही वो कट के अंदर गिरता है तो आपकी वोट रजिस्टर हो जाती है। मान लीजिए वो कागज कट के नहीं गिरा तो आपकी वोट नहीं रजिस्टर हुई, तो आप तभी वहां पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बताएंगे, वो फिर VVPAT दूसरी लगाएगा और आपको फिर दोबारा वोट डालने का मौका दिया जाएगा। आप अपनी तरफ से हमारे सुनने वालों को संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम सब भारतीय हैं और हमारा कर्तव्य है कि भारत की सुरक्षा और भारत के निर्माण में अपना योगदान डालें। वो तभी हो सकता है जब हम सब जैसे ही वोटिंग आती है तब अपनी वोट का इस्तेमाल करें। धन्यवाद। वाह, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए निर्वाचन आयुक्त श्री अरुण गोयल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने पिछली बार अपने श्रोताओं से पूछा था ये सवाल, भारत निर्वाचन आयोग ने किस महान क्रिकेटर को अपना राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया है? और सही जवाब है भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर। पुरस्कार पाने वाले भाग्यशाली श्रोता हैं पृथ्वीराज पुरकायस्थ, जोरहाट, आसाम। आपको बहुत बहुत बधाई। मतदाता जंक्शन का अगला एपिसोड इस श्रृंखला का अंतिम एपिसोड होगा, तो अब समय है आखिरी सवाल पूछने का। तो श्रोताओं, सवाल नोट कीजिए। मतदान के दिन वोटर्स के लिए मतदान केंद्रों पर हेल्प डेस्क का प्रबंधन कौन करता है? आप अपना जवाब हमें भेज सकते हैं सोमवार तक। व्हाट्सएप नंबर है 9999031950। अगली बार इसी समय आपसे होगी मुलाकात। नमस्कार। मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन।